अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। इस रिकॉर्डिंग का मकसद ये है कि जिन स्टूडेंट को डाउट है या कंफ्यूज्ड हैं वो कि हम सी प्लस प्लस का सिंटेक्स जावा में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, जावा का बेसिक सिंटेक्स क्या है, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कवर कर दूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद किसी किस्म का भी डाउट ना रहे। ठीक है, मैं इसमें सारी चीज़ें मेंशन करूँगा, तो ये वन गो वीडियो होगी। मैं मेंशन करता जाऊँगा अपने पास कि मैं किस मिनट पे कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं मेंशन कर दूँ आप लोगों को। और अगर आप कोई स्पेसिफ़िक चीज़ देखना चाह रहे हैं वीडियो में, कोई जैसे कि लूप हो गया या इफ एल्स या स्विच केस, तो हम आप लोग ईज़िली सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर जंप करके डायरेक्टली वीडियो को देख सकें। अच्छा, आज मुझे रियलाइज़ हुआ था क्लास में कि काफ़ी लोग ऐसे परेशान हो गए थे कि बिल्कुल ही कोई न्यू चीज़ होगी। बिल्कुल न्यू चीज़ नहीं है, आपने रिलैक्स रहना है। हम यहाँ पर इस वीडियो में मैंने 5-4 कोड निकाले हैं जो मैंने आज जिस क्लास में भी दिए थे। एक छोड़ दिया है, डैट इज़ द मार्कशीट 1, वो आप खुद रेडी कीजिएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक लीप ईयर है का सवाल है, ये वोटिंग, ये सम यूजिंग लूप, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग लूप, एंड दिस इज़ द स्विच केस। स्विच केस का मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने कौन सा दिया, तो मैंने स्विच केस के लिए C++ का प्रोग्राम निकाला है, टू फाइंड इफ़ द एंटर्ड कैरेक्टर इज़ अ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, पता ही होगा सबको, A E I O U हमारे पास वॉवेल होते हैं और रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूजिंग स्विच केस हम क्यों यूज़ करेंगे। यहाँ पर मकसद मेरा प्रोग्राम करवाना नहीं है मकसद ये है कि मैं आपको सिंटेक्स बेसिक बता सकूँ। ये जो चारों कोड हैं, हम इसको यहाँ पर अभी इस वीडियो में मैं जावा में कन्वर्ट करूँगा इन्हीं कोड्स को, और आपको कंपेयर करके भी दिखा दूँगा कि कौन सी लाइन किस तरीके से यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जावा में हम पहला प्रोग्राम, अगर पहला प्रोजेक्ट अपना ओपन करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। हाँ, नेटबीन्स ओपन कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास नेटबीन्स हमारा ओपन हो जाएगा। अब जब नेटबीन्स ओपन हो जाएगा तो हम लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किस तरीके से ओपन करेंगे हम ये देख लेते हैं। यहाँ टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जावा विद ANT और उसमें सेलेक्ट करेंगे जावा एप्लीकेशन, जावा विद ANT एंड जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने क्लास में बताया था, लेकिन यहाँ पे जो नाम रख देंगे आप वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही नाम जाने देते हैं, चेंज नहीं करते, इसको फिनिश करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। ये चीज़ें कुछ कमेंट हुई हुई हैं, जिस तरह हम बैकस्लैश से कमेंट करते थे, बिल्कुल वैसे ये कमेंट हुई हुई है, इनको हटा दें, इसका कोई सच यूज़ भी नहीं है। अब ये है आपकी स्क्रीन नेटबीन्स की, और ये है आपकी स्क्रीन
डेफ सी प्लस प्लस। ठीक है, ये आपके पास डेफ सी प्लस प्लस खुला हुआ है और ये आपके पास नेटबीन्स खुला हुआ है। डेफ सी में जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में। ठीक है, इस कोड को हम चेंज करेंगे किसमें, अब हमारी जावा लैंग्वेज में। अब पहले समझ लें जो चीज़ें यहाँ पर कॉमन नहीं हैं। एक चीज़ पैकेज, यहाँ पर इस पैकेज का कोई काम नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज़ क्लास, यहाँ पर डेफ सी में सी प्लस प्लस में क्लास का कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये जो चीज़ें इंक्लूड हुई हैं आपको पता ही है, लाइब्रेरी है। अब जो चीज़ यहाँ कॉमन है वो क्या है, मेन फंक्शन। यहाँ पर सी प्लस प्लस में आपको मेन फंक्शन खुद लिखना पड़ता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को एक दिखाऊं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंट मेन। अब अगर आप गौर करें तो ये आपका मेन फंक्शन है, जो चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरीके से आपका कोड अलाउ नहीं करता आपको कि आप इस मेन फंक्शन से बाहर आके कुछ लिखें, बिल्कुल ऐसे ही आप इस मेन फंक्शन से भी बाहर आकर कुछ नहीं लिख सकते। कुछ वेरिएबल्स ज़रूर आप इनिशियलाइज कर सकते हैं जावा में, जिनको हम ग्लोबली इनिशियलाइज्ड वेरिएबल कहते हैं, लेकिन कोड जैसे कि हम कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने यहाँ मेन में ये सारा कोड लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये सारा कोड हम इस मेन के अंदर यहाँ पर लिखेंगे। पहली चीज़ हम करने जा रहे हैं इफ एल्स। इफ एल्स किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ बस नोट डाउन भी जरा करता जा रहा हूँ। अब सबसे पहले जिस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, दैट इज एयर, और जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे ही होता है, इंट डेटा टाइप आ गई, नाम लिख दिया एंड सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या हुआ है, COUT एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। सी प्लस प्लस जिन्होंने यूज पढ़ी है उन सबको पता होगा कि ये आपके पास डिस्प्ले करवाती है जो भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं। एग्जैक्टली इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसको हम लिखते हैं, तरीक़ेकार इसका ये है SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN एंड इन्वर्टेड कॉमर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ एंटर ईयर, तो जो एग्जैक्टली यहाँ पर बात हो रही है वही हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को होगा कि ये system डॉट आउट डॉट प्रिंट LN लिखना मुश्किल है, तो इसका मैं तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। विदाउट कैप्स लॉक आपने लिखना है SOUT एंड कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब TAB टैब का बटन होता है, उसको प्रेस कर देंगे तो आपके पास system डॉट आउट डॉट प्रिंट LN लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ आपके पास है CIN ईयर। आप सबको पता होगा कि ये कमांड यूज़ होती है C++ में टू टेक अ यूज़र इनपुट, लेकिन अब यही चीज़ यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो किस तरीके से, हम इस चीज़ को कहते हैं स्कैनर। ठीक है, जब हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें दो काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट जावा डॉट util डॉट स्कैनर हमने इंपोर्ट कर दी। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, हम एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, आज हमने देखा था ऑब्जेक्ट क्रिएट करना क्लास में। जब हम लैब ले रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हम एक क्लास का नाम लेते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं इज इक्वल्स टू न्यू क्लास का नाम एंड देन राउंड ब्रैकेट्स। अब ये चीज़ एग्जैक्टली, जस्ट अ सेकंड गाइस, अब हम सॉरी लैपटॉप पे कुछ इशू हो गया था। अब हम यही चीज़ जब हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम लोगों ने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की, उसके बाद हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने आज क्लास में बनाना देखा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं, मैं जिसको यहाँ पे SC ले रहा हूँ, आपकी मर्जी आप कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। दैट्स इट। हम लोगों ने जब आज क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्लास का नाम आता है, देन उसके बाद एक रेफरेंस वेरिएबल आता है एंड देन उसके बाद न्यू एंड देन अगेन क्लास का नाम। तो यहाँ पे बेसिकली स्कैनर एक क्लास है, आप ऐसा समझ लें बैक एंड पे एक क्लास है जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। हमने आज देखा जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें मौजूद चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो समझ लें ये बिल्कुल वही चीज़ है, हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यूजिंग दिस रेफरेंस वेरिएबल SC हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अब जब मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है, किसी वेरिएबल में इनपुट लेना है, और वो वेरिएबल क्या है, ईयर। जिस तरह आप यहाँ लाइन नंबर 10 पे देख सकते हैं, लाइन नंबर 10 पे आपने जब इनपुट लिया तो वो कहाँ जाके सेव हुआ, ईयर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ था ऊपर उसमें। अब यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा दूँ और डिक्लेयर के साथ साथ ही यूज़र से इनपुट भी ले लूँ। इज इक्वल्स टू, इनपुट लेने का तरीका क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल स्कैनर का जो हमने बनाया वो यूज़ करेंगे SC डॉट। अब जब मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट शॉर्ट। तो अगर मैं इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं तो मैं क्या लूंगा, नेक्स्ट इंट। ये कमांड क्या करेगी, यूजर से इनपुट ले लेगी। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि अब कंडीशन चेक हो कि ये लीप ईयर है या नहीं है। जिस तरह यहाँ पे फ्रॉम लाइन नंबर 13 टिल लाइन नंबर 20 आपके पास इफ़ एल्स की कंडीशन लगी हुई है, सेम एग्जैक्टली ऐसी ही इफ़ एल्स की कंडीशन हम लगाएंगे। किस तरीके से देखते हैं, मैं सबसे पहले तो लिखूंगा इफ़, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। कंडीशन लगाने के लिए मैं राउंड ब्रैकेट्स को दूंगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रही है, सबको पता ही होगा लीप ईयर क्या होता है। तो ये लीप ईयर की जो कंडीशन यहाँ आपके पास C++ में लगी हुई है, एग्जैक्टली वही कंडीशन मैं यहाँ भी लगा दूंगा। मैंने कहा ईयर का मॉड्यूलस लिया जाए, और अगर वो 0 के, ईयर का मॉड्यूलस लिया जाए 4 के साथ और वो बराबर है 0 के। इसके अलावा एंड ऑपरेटर लगाया, एंड ऑपरेटर आपको पता है इससे होगा क्या, अब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ईयर का जब मॉड्यूलस लिया जाए 100 के साथ तो वो 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसके बाद हम लगाएंगे और ऑपरेटर, और ईयर का मॉड्यूलस लिया अगर हमने 400 से तो वो इक्वल नहीं है, इक्वल है 0 के। एग्जैक्टली जो कंडीशन आपने यहाँ लगाई थी वही हमने यहाँ भी लगाई, कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह ब्रैकेट्स वहाँ ओपन करते हैं यहाँ भी ओपन करेंगे। अब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है विच इज़ रिटन ऑन लाइन नंबर 15, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्या डिस्प्ले हो जाए,
ईयर इज अ लीप ईयर, यानी कि यहाँ पर जो यूजर ने एंटर किया है ईयर वो डिस्प्ले हो और उसके साथ लिखा हुआ आ जाए इज अ लीप ईयर। अब यहाँ पे हम वो चीज़ किस तरीके से लिखेंगे, डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करेंगे SOUT, मैंने लिख दिया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने जो ईयर एंटर किया है वो प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ईयर लिख दूँगा। इसके साथ अब मैं ये भी लिखना चाहता हूँ कि ये भी डिस्प्ले हो इज़ अ लीप ईयर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा इज अ लीप ईयर। अब होगा क्या कि जब ये वाली कंडीशन हमारी दैट इज रिटन ऑन लाइन नंबर 15 विच इज रिटन ऑन लाइन नंबर 15, जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या डिस्प्ले हो जाएगा, जो ईयर यूजर ने एंटर किया वो उसके साथ लिखा हुआ आ जाएगा इज अ लीप ईयर। इस चीज को कहते हैं हम कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, जो चीज एग्जैक्टली यहाँ पर हो रही है वो हम जावा में इस तरीके से करते हैं। इफ के साथ हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो लीप ईयर नहीं है तो क्या हो, एल्स में कोई कंडीशन C++ में भी नहीं लगती, जावा में भी नहीं लगती। सिंपली क्या हो, एग्जैक्टली वही चीज प्रिंट हो जाए, सबसे पहले ईयर, देन उसके बाद हम कॉन्कैटिनेशन करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए क्या, इज नॉट अ लीप ईयर। दैट्स इट। सबसे पहले इसको रन करते हैं। एंटर अ ईयर 2014। 2014 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब हम यही चीज यहां एग्जीक्यूट करते हैं जावा में। Enter a year 2014, enter 2014 is not a leap year। क्लियर हो गई बात? आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं वोटिंग। एग्जैक्टली वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं हम। हुआ क्या, हमने एक वेरिएबल लिया इंट एज, उसके बाद हमने यूज़र को इंस्ट्रक्ट किया डेट एंटर योर एज, और यूज़र ने एज एंटर की जो कहाँ सेव हो जाएगी इस एज नाम के वेरिएबल में। तो हम यहाँ क्या चेंजेस करेंगे, इसकी जगह मैं ईयर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंटर योर एज। वैसे तो ईयर नाम का वेरिएबल चलेगा लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये चीज़, तो हम लोगों ने वेरिएबल चेंज किया और अब सबको पता है कि अगर आपकी एज 18 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं वोटिंग के। तो मैंने लिखा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, क्या डिस्प्ले हो जाए हमारे पास, एलिजिबल टू वोट। अदरवाइज हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाए, नॉट एलिजिबल टू वोट। क्लियर हो गई बात? आई होप इफ एल्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम आते हैं किस पर, लूप पर। अब लूप किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा ये हम देख लेते हैं। अच्छा, लूप प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब इसके लिए हमें यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का हम सिंपली सम निकालेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले जिस तरीके से यहाँ पे लाइन नंबर 6 में C++ में हमारे पास एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है डैट इज सम, हमने कहा सम इज इक्वल्स टू 0, सिंपल। देन उसके बाद हम लोगों ने लूप प्रिंट किया।
जिस तरीके से लूप सी प्लस प्लस में चलता है एग्जैक्टली वैसे ही लूप जावा में भी चलता है। फॉर आप खुद देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस। कोई डिफरेंस नहीं। देन उसके बाद इसकी लॉजिक क्या है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। लॉजिक समझते हैं। देन लास्ट में हमारे पास क्या हो जाए, क्योंकि हम सम हमें डिस्प्ले भी कराना है तो SOUT लिखेंगे, टैब दबाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन प्लस का साइन एंड कौन सा वेरिएबल, सम। अब हो क्या रहा है, सिर्फ इसकी लॉजिक समझ लेते हैं। लूप कहां से स्टार्ट होगा हमारे पास, 0 से, और कहां तक चलेगा, 10 तक। सबसे पहले इंट i इज इक्वल टू 0, i इनिशियलाइज हो गया, i इज की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, क्या i की जो वैल्यू है वो 10 से कम है, बिल्कुल कम है, 0 इज लेस देन 10, लेस देन इन इक्वल्स टू 10। अब जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम कहाँ एंटर हो गए, लूप में एंटर हो गए। अब जब लूप में एंटर हुए, अच्छा एक डिफरेंस है, मैंने लूप यहाँ 0 से स्टार्ट किया, इसको आप 1 से स्टार्ट कर लें, ठीक है, डिफरेंस कोई भी नहीं आता, ठीक है। सबसे पहले i की वैल्यू 1 थी। अब जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम लूप में एंटर कर गए। कंडीशन क्या लिखी हुई है, आई गेस मेरा माइक बंद था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, डेट इज सम इज इक्वल्स टू 0। देन उसके बाद हम लोगों ने लूप लिखा। अब लूप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। अब सबसे पहले लूप हमारा स्टार्ट हुआ 1 से, हम लोगों ने i को इनिशियलाइज किया 1 से। देन उसके बाद हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू हुई हम लूप में एंटर हो गए। अब जब हम लूप में एंटर हुए तो हमें स्टेटमेंट क्या मिल रही है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू क्या है, 0। सम में क्या सेव हो रहा है, 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है, 1। तो सम में क्या सेव हो गया अभी, 1। अब हमारे पास सम क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। लूप अभी रुका नहीं, i प्लस प्लस हो गया, i की वैल्यू अब 1 से 2 हो गई, i की वैल्यू 1 से 2 हो गई। कंडीशन चेक हुई, 2 इज लेस देन 10, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हुई तो हम फिर एंटर हो गए यहाँ पे। अब हम सम के वेरिएबल में क्या सेव करवा रहे हैं, सम प्लस i। सम की वैल्यू क्या थी अब, 1, और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो चुकी है। तो 1 प्लस 2 इज 3। सम में क्या सेव हो गया, 3। i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू 2 से 3 हो गई। कंडीशन चेक हुई, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, फिर हम यहाँ एंटर हो गए। अब हम सम में क्या सेव करवा रहे हैं, सम प्लस i, यानी कि 3 प्लस 3। तो अब सम में क्या सेव हो जाएगा, 6। देन उसके बाद i फिर इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू 3 से 4 हो गई। कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, हम फिर एंटर हो गए। अब क्या हो रहा है, सम प्लस i यानी कि 6 प्लस 4, तो क्या हो गया, सम में सेव 10। i प्लस प्लस हुआ, i 4 से 5 हो गया। अब जब i 4 से 5 हुआ फिर कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, फिर हम यहाँ एंटर हो गए। अब क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू सम प्लस i, यानी कि सम में क्या सेव हो जाए,
10 प्लस 5, तो क्या सेव हो गया 15। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 5 से 6 होगी। अब जब आई की वैल्यू 6 हुई फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 6 इज लेस देन 10। फिर हम यहाँ एंटर हुए। अब सम में क्या सेव हो रहा है, सम प्लस आई विच मीन्स 15 प्लस 6 दैट इज 21। आई प्लस प्लस आई अब 6 से 7 हो गया। अब जब आप 6 से 7 हुआ कंडीशन फिर चेक हुई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 7 इज लेस देन 10। हम फिर लूप में एंटर हो गए। अब सम में इस बार क्या सेव हो रहा है, 20 सम प्लस आई विच मीन्स 21 प्लस 7, तो 21 प्लस 7 इज 28। आई में फिर इंक्रीमेंट हुआ, आई अब 7 से 8 हो गया। अब आई जब 7 से 8 हुआ कंडीशन फिर चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर हम लूप में एंटर हो गए। और इस बार क्या हो रहा है, सम में क्या सेव हो रहा है, सम प्लस आई विच मीन्स 28 प्लस 8, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 36। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू अब 8 से 9 हो गई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर हम लूप में एंटर हो गए। सम में इस बार क्या सेव हो रहा है, सम प्लस आई विच मीन्स 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 इज 45। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू अब 9 से 10 हो गई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अभी भी ट्रू है। कैसे, 10 इज इक्वल्स टू 10, हमने क्या लगाया है, लेस देन और इक्वल्स टू तक इस लूप को चलना चाहिए था, तो ये चलेगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई विच मीन्स सम दैट इज 45 प्लस 10, सम प्लस आई दैट इज 45 प्लस आई की वैल्यू क्या है 10, तो 45 प्लस 10 इज 55। फिर आई प्लस प्लस होगा। अब जब आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू इस बार 10 से 11 हो गई। जैसे ही कंडीशन चेक हुई हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे विद द वैल्यू 55 किस वेरिएबल में, सम। उसके बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने लिखा system.out.println और सिंपली सम को डिस्प्ले करवा दिया। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 55। एग्जैक्टली जब हम इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सम क्या आएगा 55। दोनों में सिंटेक्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था सिवाय system.out.println के, जो हमारी डिस्प्ले करवाने के लिए सिंटेक्स है हमारा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लूप इसके अलावा भी होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। स्टिल अगर किसी को वाइल एंड डू वाइल लूप में मसला आए तो मुझे बताइएगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि 3 जो हमारे पास लूप है, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप, इसमें फॉर लूप एंड वाइल लूप 2 ऐसे लूप हैं जो पहले कंडीशन चेक करते हैं, बाद में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपने यहाँ भी देखा होगा, पहले कंडीशन चेक हुई उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। अनटिल अनलेस अगर आपकी पहली ही कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। सेम फॉर द वाइल लूप एज वेल, वो भी पहले कंडीशन चेक करता है उसके बाद इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन डू वाइल लूप एक ऐसा वाहिद लूप है जो पहले इम्प्लीमेंट करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। तो फॉर लूप एंड वाइल लूप अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई भी आउटपुट नहीं देगा आपको, लेकिन डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होता है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर स्टिल कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम आते हैं स्विच केस पे। स्विच केस के लिए ये आपके पास
स्विच केस का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंटर अ कैरेक्टर, मैंने लिखा ए इज अ वोवेल, ठीक है, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। बी इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये इस तरीके से प्रोग्राम है। स्विच केस किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा हम लोग ये चीज देख लेते हैं। अब सबसे पहले इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया हुआ है, उसके बाद हम यूज़र से कह रहे हैं एंटर अ कैरेक्टर, और हम यूज़र जो कैरेक्टर एंटर करेगा वो ch नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर जावा में एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, उसके बाद हम लोगों ने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम यूज़र को एक स्टेटमेंट देते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है एंटर अ कैरेक्टर, वो हम लोग system.out.println के थ्रू देंगे, एंटर अ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर इनपुट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है, CH एक कैरेक्टर वेरिएबल हम लोगों ने लिया, एक वेरिएबल लिया जिसकी हम लोगों ने डेटा टाइप बताई कि वो कैरेक्टर है, इज इक्वल्स टू SC रेफरेंस वेरिएबल जो हम लोग स्कैनर का हम लोगों ने बनाया, डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स 0। अब होता क्या है, एक चीज होती है हमारे पास एरे, आई होप आप लोगों ने C++ में एरे पढ़ा होगा। एरे क्या होता है, एरे आपको अलाउ करता है कि आप सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज आप यूजर से इनपुट करा सकते हो या उसमें स्टोर करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक इंटीजर एरे बनाना है विद 5 वैल्यूज, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इसमें आप वैल्यू स्टोर करा सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम आप एरे रख दो, ARR, और ये इसकी डेटा टाइप क्या होगी, ये एक इंटीजर है, इंटीजर एरे। अब जिस तरह इंटीजर एरे है उस तरह कैरेक्टर एरे भी होता है। किस तरीके से, लेट्स सपोज मैंने कहा कि एक कैरेक्टर एरे बनाए, तो हमने एक एरे बना लेते हैं, उसके बाद आपने एक कैरेक्टर एरे बनाया जो 3 वैल्यूज को अलाउ कर रहा है। इसमें ले लेते हैं हम, एक में A, एक में हम L ले लेते हैं और एक में हम I ले लेते हैं। अब ये क्योंकि क्या बना, आपने एक कैरेक्टर एरे बनाया है, लेकिन अगर हम इसको मिलाकर पढ़ें तो कैरेक्टर एरे हमारे पास एज अ स्ट्रिंग वर्क कर रहा है। स्ट्रिंग क्या होता है, एक सर्टेन वर्ड समझ लिया अभी के लिए। अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो ये अली पढ़ा जाएगा, लेकिन हम इंडिविजुअल देखें तो ये एक कैरेक्टर है, ये दूसरा कैरेक्टर है और ये तीसरा कैरेक्टर है। अब इसके नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, जिसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग, 0 1 एंड 2।
ये 0 से स्टार्ट होती है। वैल्यूज इसमें 3 है, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम 0, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, sc डॉट नेक्स्ट। डॉट नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं यूज़र से जब हमें स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करवानी हो। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, डॉट char, इट मीन्स करेक्टर। char मीन्स करेक्टर। हमने लिखा है डॉट करेक्टर एट, वो करेक्टर ला के दो जो कौन से इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो अब जब मुझसे मैं यूज़र से कुछ चीज़ पूछूंगा तो यूज़र अगर एक लंबा सा स्ट्रिंग भी लिख देगा तो वो उसमें से जो 0th इंडेक्स पे यानी कि जो पहला करेक्टर होगा सिर्फ उसको गेट करेगा। हम डायरेक्टली करेक्टर इनपुट नहीं लेते जावा में, हम इस तरीके से करेक्टर इनपुट जावा में लेते हैं। ये तो हो गया करेक्टर इनपुट। अब क्या करेंगे, अब हम लगाते हैं स्विच केस। स्विच केस जिस तरीके से हम लोगों ने C++ पे लगाया हुआ है, एग्जैक्टली वैसे ही स्विच का कीवर्ड लेंगे और इसके अंदर हम लोग ch लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन उसके बाद हमारे पास केसेस आएंगे जिस तरह हमारे पास C++ में। पहला केस हम कह रहे हैं केस A। कर्ली ब्रैकेट ना भी लगाएं केस लिखते हुए, कोई मसले वाली बात नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि मेरा कोड एक सीक्वेंस में रहे, मैं इसलिए लिख देता हूं। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट लिख दूंगा, इट इज अ वोवेल। और अगर मैं चाहता हूं कि जो यूजर ने लिखा है वो लिखा हुआ भी आए तो मैं यहां पे कॉन्कैटिनेशन कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ch प्लस। अब दूसरा केस क्या होगा, ये तो तब हो चलेगा, अब इस केस का तो आपको सबको अंदाजा होगा आई होप, कि जब यूजर ने करेक्टर ch वेरिएबल में a एंटर किया होगा तो हमारे पास ये केस रन होगा। अब दूसरा केस a एंड देन उसके बाद e, उसके बाद केस i, केस o एंड उसके बाद केस u। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप लोग कॉपी पेस्ट से गुरेज कीजिएगा, आप लोग खुद से लिखकर देख लीजिएगा। उसके बाद जहां पे C++ में जिस तरह ब्रेक लिखा हुआ है हम यहाँ पे भी ब्रेक लिखते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, अगर हम ब्रेक ना लिखें तो अगर पहला केस रन होगा तो रिमेनिंग जितने भी केसेस हैं उसके नीचे वो रन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल केस A रन होता है अगर, तो रिमेनिंग जितने भी केसेस हैं वो रन कर देंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। केस E अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसके नीचे जितने भी केसेस हैं वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हम लोग ब्रेक लिख देते हैं कि जैसे ही ये केस पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट हो यहाँ से एग्जिट हो जाना। बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है। अब एक चीज आती है डिफॉल्ट। अब यहां पर भी हम एक डिफॉल्ट केस लगाते हैं कि अगर रिमेनिंग ऊपर जितने भी केसेस हैं उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट ना हो तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग, अगर ऊपर वाले सारे एग्जीक्यूट ना हो तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसमें यहाँ पे आपने C++ में इस प्रोग्राम में एक लॉजिक लगी हुई है, ठीक है, कि वो चेक करे कि यूज़र ने जो एंटर किया है वो A से Z के बीच में है या नहीं।
क्योंकि अगर केस ए ई आई ओ यू रन नहीं हुआ, यूज़र ने 1 लिखा हुआ है लेट्स सपोज, तो उसमें भी क्या कह देगा, इट्स अ कॉन्सोनेंट, या कोई दूसरी चीज़ भी लिखी हुई हो तो उसकी जगह वो इट्स अ कॉन्सोनेंट दे देगा, अगर वो ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, इस डिफ़ॉल्ट के केस में कंडीशन लगा दी, इफ जो यूज़र ने करेक्टर एंटर किया है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे है किसके, ए के, और इसके अलावा वो करेक्टर जो यूज़र ने एंटर किया है वो लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, z। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, इट्स अ कॉन्सोनेंट, और एल्स में क्या आ जाए, रॉन्ग इनपुट। अब एक सवाल आ सकता है कि जो कंडीशन लगाई है हमने वो कंप्लीट ए से जेड को भी चेक करिए, हालांकि ए तो खुद वॉवेल है, तो ये कैसे कॉन्सोनेंट आ जाएगा। लेकिन आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही केस ए के लिए, वॉवेल के लिए केस ए एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक लिखा हुआ है, एंड इट मीन्स कि ये कंप्लीट स्विच केस से बाहर आ जाएगा। तो इसको बेशक हम लोगों ने ए टिल जेड कंप्लीट ले लिया है कि अगर तो यूज़र का एंटर किया हुआ करेक्टर ए और जेड के बीच में है तो बता दो इट्स अ कॉन्सोनेंट, लेकिन अगर ए और जेड के बीच में नहीं है तो रॉन्ग इनपुट है। लेकिन ए टिल जेड के बीच ले लेने का मकसद क्या है कि सारे ए टिल जेड जितने भी अल्फ़ाबेट से सबको इंक्लूड कर दो इस लॉजिक में, क्योंकि अगर तो ए ई आई ओ यू में से कोई करेक्टर यूज़र एंटर करेगा तो वो ऊपर ही केस उनके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेट्स सपोज ए के लिए अगर ए यूज़र एंटर करता है तो ए के लिए केस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसको ब्रेक मिलेगा, स्विच केस से बाहर डिफ़ॉल्ट तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। सेम फॉर द ई आई ओ यू एज वेल। क्लियर हो गई बात। अब जो आउटपुट इसका आएगा एग्जैक्टली वही आउटपुट इसका भी आएगा। आई होप आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा कि सिंटेक्स इतना डिफरेंट नहीं है। बाकी चीज़ें आप खुद भी थोड़ी सी गो थ्रू कीजिएगा। स्टिल कोई डाउट होता है डू लेट मी नो। कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि ये बेसिक्स क्लियर नहीं है हमें स्टिल इस चीज़ के, तो वो मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।